एक आलीशान 5 स्टार होटल में पड़ी है एक लाश। उस होटल में एक औरत है जो कि काफी घबराई हुई है क्योंकि वो लाश ठीक उसी के रूम में पड़ी है। वो जल्दी से अपना फोन निकाल एक नंबर डायल करती है। वो पर्सन दूसरी ओर से कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम चुपचाप दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, बस किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। जब मैं आऊंगा तो बिना कुछ बोले ही दरवाजे पर 3 बार ठकठकाऊंगा। तुम दरवाजा खोलना और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आखिर कौन था ये पर्सन जिसने भीड़ भाड़ वाले 5 स्टार होटल से एक लाश को गायब कर दिया? ये कहानी है 2 सबसे फेमस एजेंट्स की। दोनों ही अपने अपने काम में एकदम एक्सपर्ट होते हैं, पर कोई है जो कि उन दोनों को ही रास्ते से हटाना चाहता है। आओ पता लगाते हैं कि वो दोनों एजेंट्स इस खेल में बच पाएंगे या नहीं। मूवी की शुरुआत एक होटल से होती है जहां पर एक लेडी बहुत घबराई हुई होती है, बहुत ही डरी हुई, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके रूम में किसी की डेड बॉडी पड़ी होती है। सबसे पहले तो वो लेडी खिड़कियों को बंद करती है ताकि कोई बाहर से अंदर ना देख ले। फिर उसके बाद वो अपना पर्स निकालने की कोशिश करती है जिसके ऊपर उस पर्सन की बॉडी पड़ी होती है। सिचुएशन को देखकर हम कह सकते हैं कि वो दोनों वहां पर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए आए थे, और हो सकता है कि इसी बीच में कुछ हुआ हो जिसकी वजह से उस लेडी ने उसे मार दिया। वो अपने पर्स से अपना फोन निकालती है, एक पर्टिकुलर सीक्रेट नंबर को डायल करती है जो कि दिखता भी नहीं। दूसरी ओर से एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस कहती है कि वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, जिसे सुन ये लेडी और भी परेशान हो जाती है क्योंकि जिसने भी उसे वो नंबर दिया होता है उसने उसे ये कहकर वो नंबर दिया होता है कि जब तुम्हें ऐसी मदद चाहिए हो जो कि पुलिस ना कर सके तो ही उस नंबर पर डायल करना। पर यहाँ पर तो अब वो नंबर ही बंद आता है। कुछ देर बाद उसके फोन पर कोई कॉल करता है। ये डर कर अपना फोन दूर फेंक देती है। ये एक अननोन नंबर होता है जो कि इससे पूछता है कि उसे उसका नंबर कहाँ से मिला। मतलब जिस नंबर पर इस लेडी ने पहले फोन लगाया था वो नंबर सिर्फ एक एंट्री गेट है। रियल ऑनर खुद अपने क्लाइंट्स को कॉल करता है जब उसके उस सीक्रेट नंबर पर कोई कॉल करे। ये लेडी उसे बताती है कि उसे उसकी जरूरत है, इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। वो पर्सन इससे पूछता है कि उसे उसका नंबर किसने दिया। ये उसे उस पर्सन का नाम तो नहीं बताती, बट ये उससे कुछ कोड वर्ड्स जरूर कहती है, जैसे कि परफेक्शन, प्रोफेशनलिज्म, एक्सपर्ट एंड अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। मतलब ये नंबर जिसने भी उसे दिया है वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, उस आदमी का जिसको दूसरी ओर से कॉल कर रहा पर्सन जानता है। सीन जब दूसरी ओर शिफ्ट होती है तो हम एक बार को देखते हैं। यहाँ पर टीवी में हम सीधा उसी लेडी को देखते हैं जो कि क्राइम को खत्म करने की बात कर रही होती है। मतलब कि या तो ये कोई पॉलिटिशियन होगी या फिर ये पुलिस ऑफिसर होगी जो कि अभी एक बहुत ही गंदी वाली सिचुएशन में फंसी हुई है। वो पर्सन उसका केस लेने के लिए तैयार हो जाता है, पर साथ ही ये भी उसे एक कोड देता है और कहता है कि जब मैं वहां पर आऊंगा तो बिना कुछ बोले ही दरवाजे पर 3 बार ठकठकाऊंगा और मेरे ऐसा करने पर ही तुम दरवाजा खोलना, पर जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। और ऐसा कह वो फोन काट देता है। इस पर्सन का वैसे कोई नाम नहीं होता। ही इज द एजेंट 1, द परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट इसलिए क्योंकि इसे डेड बॉडीज ठिकाने लगाने का फुल प्रूफ तरीका पता होता है और वो ये सब कई सालों से करता आया होता है। नाउ द परफेक्शनिस्ट होटल में एंटर करने से पहले अपनी गाड़ी को होटल से जस्ट थोड़ी दूर पार्क करता है ताकि कैमरा फुटेज में उसकी गाड़ी ना आए, और फिर होटल में एंटर कर सीधा उसी लेडी के रूम की तरफ जाता है। दरवाजे पर 3 बार ठकठकाता है, जिसे सुन वो लेडी दरवाजा खोल देती है। ये लेडी उसे सारी बातें एक्सप्लेन करने लगती है कि ये सब कैसे हुआ। नाउ लेडी के अनुसार वो लड़का उसे होटल के ही पार्टी क्लब में मिलता है जहाँ पर वो उसे अपने रूम में इनवाइट करती है। दोनों ही एंजॉय करते हैं एंड देन वो लड़का बेड पर चढ़कर उछलने लगता है जिसकी वजह से उसका पैर फिसलता है और वो कांच के ही टेबल पर गिर जाता है। तो वहीं ये एजेंट उसे शांत होकर ये सोचने को कहता है कि अगर वो इस वक्त इस होटल में नहीं होती तो वो कहाँ होती, जिसका वो जवाब देती है घर पर। सो ये एजेंट उसे घर जाकर टीवी देखने के लिए कहता है जैसे कि वो यहाँ पर कभी आए ही नहीं और ये सारे इंसिडेंट कभी हुई ही नहीं। तभी रूम की बेल बजती है। दोनों ही एकदम साइलेंट हो जाते हैं। एजेंट उसे धीमी आवाज में कहता है कि वो उसे आवाज दे।
वो ऐसा ही कर कहती है कि रूम सर्विस नहीं चाहिए, पर जो पर्सन रूम के बाहर होता है वो रूम के अंदर आ जाता है, जिसे अंदर आता सुन के दोनों ही छुप जाते हैं। ये पर्सन भी एक एजेंट होता है जिसे इस लेडी ने नहीं बल्कि उस होटल की ऑनर ने भेजा होता है। पता चलता है कि उस रूम में एक सीक्रेट कैमरा लगा है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और उस होटल की ऑनर सीधा फोन कर उस लेडी को बाथरूम के अंदर जाने के लिए कहती है, जहां पर वो उसके सामने कुछ शर्तें रखती हैं। बदले में वो उसे इस मर्डर के चंगुल से बचा लेगी। वो लेडी बाहर आकर फोन को स्पीकर पर रखती है। होटल की ऑनर उन दोनों को बताती है कि जो लेडी उनके सामने है वो एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है जिसकी वो एक फैन है और उसका नाम खराब ना हो, इसलिए उन दोनों को ही मिलकर अब उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। जिसे सुन वो दोनों ही मना कर देते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी अपना तरीका किसी को भी रिवील करना नहीं चाहता। जिससे ये लेडी उस परफेक्शनिस्ट से कहती है कि उसे सिर्फ उसी पर भरोसा है क्योंकि जिस आदमी ने उसे उसका नंबर दिया था वो उसका भरोसेमंद आदमी है और इसलिए वो उसके अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं करती। पर जब ये फिर भी उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी भी इमेज खराब होगी क्योंकि सब कुछ वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। तो वहीं होटल की मालकिन भी इसे कन्विंस करती है कि वो उस पर्सन के साथ मिलकर काम करे। दोनों का ही मकसद सेम है, बस दोनों को ही साथ मिलकर काम करना है ताकि समय कम लगे। नाउ दोनों एक लास्ट बार उस लेडी से सब कुछ पूछते हैं और उसके बाद दोनों ही उसे एक नया ड्रेस ऑफर करते हैं ताकि वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर वहां से घर के लिए निकल सके, जो कि वो लेडी उन पर विश्वास करते हुए ऐसा करती है। नाउ कमरे में रह जाते हैं ये दोनों। इन दोनों को कोई अच्छा सा नाम देते हैं ताकि आइडेंटिफाई करना आसान हो। सो दी परफेक्शनिस्ट को हम कहेंगे जॉर्ज और इन्हें कहेंगे निक। दोनों ही अपने अपने काम में माहिर होते हैं, बट राइट नाउ निक जॉर्ज को थोड़ा सा परेशान करता है बाय क्रिएटिंग न्यू एविडेंसेस, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक पीना, उसके काम पर कमेंट करना, इस तरह की चीजें करके। बट निक जल्दी ही नोटिस करता है कि उस रूम में एक जगह पर एक बैग है जिसे छुपाने की कोशिश करी गई है, मतलब कि वो उस लड़के का होगा। और जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें से निकलता है ड्रग्स और ड्रग्स को देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि वो ड्रग्स जिसका भी होगा वो उसे ढूंढते हुए वहां तक जरूर आएगा और फिर वो उन सबको मार देगा जो कि उस लड़के के गायब होने में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ड्रग्स मतलब अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के सामान के साथ छेड़छाड़ करना मतलब मौत। दोनों ही होटल की मकान मालकिन को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं और सारी बातें बताते हैं कि असल में हुआ क्या होगा। नाउ इनके हिसाब से वो पर्सन ड्रग की डिलीवरी करने कहीं जा रहा था। रास्ते में वो उस लेडी से मिला, दोनों ही उस रूम में आए और उस लड़के की मौत हो गई। और अब अगर उन ड्रग डीलर्स को उनका सामान नहीं मिला तो वो उसे ढूंढते हुए उसी होटल में आएंगे एंड देन ब्लड बाथ। नाउ ये सारी बातें सुन होटल की मालकिन कहती है कि वो किसी भी ड्रग लॉर्ड से उलझना नहीं चाहती। तुम दोनों उसकी बॉडी को ठिकाने लगाओगे और फिर उस ड्रग को उसके सही ऑनर तक डिलीवर करोगे। और इतना कह के वो फोन काट देती है। दोनों ही मजबूर होते हैं, दोनों को ही अब ना चाहते हुए भी अंडरवर्ल्ड तक जाना पड़ेगा, पर उससे पहले उन दोनों को ही बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, जिसको जॉर्ज रूम से बाहर निकाल कर लाता है क्योंकि बॉडी को ठिकाने लगाने का काम उसका होता है। तो वह निक थोड़ी बहुत उसकी मदद कर देता है, लाइक सीसीटीवी फुटेजेस को खराब करना ताकि कोई भी एविडेंस पीछे ना रहे। अब ये दोनों जैसे ही उस पर्सन की बॉडी को गाड़ी में डालते हैं, इन्हें लगता है कि इनका आधा काम खत्म हो गया, बस अब उन्हें उन ड्रग के ऑनर को ढूंढना होगा। बट तभी ये देखते हैं कि वो पर्सन उनकी गाड़ी से बाहर आ रहा है, जिसे देख ये समझ नहीं पाते कि वो क्या करें क्योंकि पूरी की पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई होती है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने उसकी पल्स चेक क्यों नहीं की। फिर बाद में इन्हें समझ में आता है कि हुआ क्या होगा। उस लड़के ने थोड़ा सा ड्रग लिया होगा जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट इतनी कम हो गई कि उन्हें लगा कि वो मर चुका है। बट सिचुएशन अब उनके फेवर में होता है। एटलीस्ट अब उन्हें उन अंडरवर्ल्ड से उलझना तो नहीं पड़ेगा। जो आदमी उनकी कार की डिक्की में है वही ड्रग्स को असली ऑनर तक सप्लाई कर देगा एंड देन वो सब फ्री हो जाएंगे लाइक इट नेवर हैपेंड। बट उससे पहले उन्हें उसे किसी ऐसे पर्सन के पास लेकर जाना होगा जो कि उसे मरने से बचा सके। उस लड़के ने ऑब्वियसली ड्रग का ओवरडोज करा है जिससे उसकी मौत
कभी भी हो जाएगी। दोनों उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकते क्योंकि ऐसा करने पर पुलिस इन सब में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए जॉर्ज अपने आदमी को फोन लगाता है जो कि उस वक्त नहीं उठाता, और जब निक भी ऐसा करता है तो उसका भी फोन उसका आदमी नहीं उठाता। जॉर्ज के पास यहाँ पर गाड़ी होती है, इसलिए वो गाड़ी को लेकर सीधा अपने उसी खास आदमी के एड्रेस पर जाता है। निक गाड़ी से बाहर निकलकर एक घर के पास जाता है और उस घर की बेल बजाता है। अंदर से एक लड़की की आवाज आती है जो कि निक की आवाज सुनकर कहती है कि आज उसका मूड नहीं है, फिर कभी आना। निक उसे समझाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर उस काम के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो लड़की दरवाजा खोल बाहर आती है। निक उसे उस लड़के के बारे में बताता है जिसकी अगर इलाज नहीं हुई तो वो कभी भी मर जाएगा। इस लेडी का नाम जून होता है जो कि एक चाइनीज डॉक्टर होती है और साथ ही निक की गर्लफ्रेंड भी। कुछ देर बाद जॉर्ज भी वहां पर आ जाता है जो कि जून को सीधा उसके नाम से बुलाता है। पता चलता है कि जिसको वो दोनों कॉल कर रहे थे वो सेम जून ही थी जो कि उन दोनों को पीछे के रास्ते से आने के लिए कहती है। वो लड़का नशे की हालत में अभी भी होता है पर उसकी दिल की धड़कन अभी भी इतनी कमजोर होती है जैसे कि वो जिंदा ही नहीं है। नाउ यहाँ पर जॉर्ज और निक दोनों ही जून से पूछने लगते हैं कि वो कैसे उन दोनों को जानती है। जून दोनों के ही सवालों से परेशान हो जाती है और उन्हें बाहर निकाल देती है, जहाँ पर हमें समझ में आता है कि वो दोनों एक ही लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। और जून भी इतनी प्रोफेशनल निकली कि उसने उन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में खबर लगने नहीं दी। निक जून के बारे में जॉर्ज को बताता है कि जून ने कैसे उसे मरने से बचाया। पूरे 2 हफ्ते तक उसने उसे बेसमेंट में रखकर उसका इलाज किया। जॉर्ज उससे पूछता है कि ये सब क्या 9 अक्टूबर को हुआ था और उसे बताता है कि वो उस रात वहां पर मौजूद था और सोच रहा था कि क्यों जून इतनी ज्यादा परेशान है। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर ही कर रहे होते हैं कि वो लड़का चिल्लाते हुए कमरे से निकलकर भागता है, जो कि अपनी जान बचाने के लिए ऑलमोस्ट नंगा ही पूरे शहर में भागता है, जिसे पकड़ने के लिए वो दोनों ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। काफी लंबी भागम दौड़ के बाद वो उसे फाइनली पकड़कर जून के एड्रेस पर वापस लेकर आते हैं, जहाँ पर जून उन्हें कुछ दवाइयाँ देती है ताकि वो लड़का ठीक हो जाए। साथ ही वो उन दोनों में से किसी एक को कहती है कि वो उसके साथ नहीं सोती। अब उसने ये बात किसको कही थी ये बात तो पता नहीं चलती, पर निक जॉर्ज को कहता है कि हाँ मैं उसके साथ नहीं सोता, विच कुड बी अ लाई, क्योंकि इस सीन में हमें ऑलरेडी पता चल जाती है कि सच क्या है। एनीवेज, मेन इशू यहाँ पर ये होता है कि उस लड़के को कहाँ लेकर अब जाया जाए। जॉर्ज उसे अपने घर पर नहीं लेकर जाना चाहता और साथ ही निक भी ऐसा नहीं करना चाहता ताकि उसकी पर्सनल लोकेशन रिवील ना हो जाए। इसलिए वो दोनों उसे लेकर जाते हैं होटल इसलिए ताकि वो उससे पूछताछ कर सके कि वो ड्रग किसको सप्लाई करने जा रहा था। ये पर्सन पहले तो इस बात से मना कर देता है कि वो किसी भी ड्रग के बारे में नहीं जानता, पर जब ये उसे डराते हैं तो ये सब कुछ बताने लगता है कि वो ड्रग उसका नहीं बल्कि उसके दोस्त डिएगो का है। दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और इसलिए उसने भी उसकी मदद करनी चाहिए। नाउ इसके हिसाब से डिएगो की माँ बीमार होती है, इसलिए वो इसकी मदद लेता है सामान को डिलीवर करने में। एंड सिंस कि ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं वो उसका सामान लेकर डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक होटल में जाता है जहाँ पर लड़कियाँ उसे लाइन देती हैं, फिर एक लेडी उसे रूम में बुलाती है एंड वो दोनों एंजॉय करते हैं और फिर वो बाथरूम में जाकर थोड़ी सी ड्रग लेता है जिससे उसको अच्छा महसूस होने लगता है एंड देन वो बेड से गिर जाता है और जब वो होश में आता है तो वो उन दोनों के सामने था। वैसे मूवी में इसका नाम भी नहीं बताया गया है, इसलिए हम भी इसे एक नाम दे देते हैं एडम, क्योंकि एडम एंड ईव की तरह ये लड़का भी इनोसेंट होता है। नाउ एडम को ये बात पता नहीं होती है कि उसे वो ड्रग किसको सप्लाई करना है, बट इसको ये बात जरूर पता होती है कि उसे एक बार में जाना है और उस बार से उसे एक पेजर मिलेगा और उस पेजर के जरिए उसे एड्रेस पता चलेगा जहां पर उसे वो ड्रग को सप्लाई करना है। ग्रेट। नाउ जॉर्ज और निक दोनों ही उसे उस बार के पास लेकर जाते हैं जहां पर एडम को वो पेजर मिलेगा, पर वहां पर वो दोनों किसी को देखकर डर जाते हैं। इस पर्सन का नाम होता है डिमिट्री, एक अंडरवर्ल्ड माफिया जिसके साथ वो दोनों काम कर चुके होते हैं और उन दोनों ने ही उसका बहुत बड़ा नुकसान किया होता है और इसलिए अगर वो उन दोनों को वहां पर देखेगा तो वो उन दोनों का ही काम तमाम कर देगा। एडम अब तक इनके साथ फ्रेंडली हो चुका होता है और इसलिए ये कहता है कि ठीक है मैं खुद अंदर जाऊंगा और पेजर लेकर आऊंगा, आप दोनों यहीं पर इंतजार करें। पर इन्हें ये बात पसंद नहीं आती, ऑल बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, और इसलिए वो सब के सब अंदर जाते हैं, वो भी एक दूसरे रास्ते से। जॉर्ज और निक छुपते हैं ताकि डिमिट्री उन्हें पहचान न ले, तो वहीं एडम उस बार में मौजूद पेजर को चुरा लेता है जिसे डिमिट्री के बॉडीगार्ड चोट समझकर मार पीट के वहां से बाहर निकाल देते हैं।
तो वहीं बार में डिमिट्री की बेटी की शादी की जश्न मनाई जा रही होती है। सब नाच गा रहे होते हैं जिसमें इन दोनों को भी घसीट लिया जाता है। दोनों को ही डिमिट्री पहचान लेता है, इसलिए वो दोनों एक सीन क्रिएट करते हैं और एक दूसरे पर गन तान के खड़े हो जाते हैं जैसे कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो। डिमिट्री दोनों को ही शांत करता है क्योंकि वो दोनों ही उसके लिए काम कर चुके होते हैं और दोनों की ही गन लेकर वो वहां से उन्हें जाने देता है। बट डिमिट्री के बॉडीगार्ड्स को ये बात जल्दी ही समझ में आ जाती है कि वो दोनों दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं और इसलिए वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं ये दोनों एडम को लेकर जाते हैं एक कैफे में। अब तक इन्हें ये बात समझ में आ गई होती है कि एडम एक इनोसेंट पर्सन है, पर उसके दोस्त का क्या डिएगो ने उसे फंसाया? डिमिट्री जैसा माफिया जहाँ पर हो वहाँ पर कोई अपना सामान रखेगा तो पक्का वो डिमिट्री से ज्यादा खतरनाक होगा। इन्हें अब तक ये बात समझ में नहीं आती है कि इन सब का मास्टरमाइंड कौन है और इसलिए इन्हें एक तरह से डर भी लग रहा होता है क्योंकि हो सकता है कि वो जिंदा ही ना बचे ड्रग को सप्लाई करने के बाद। कुछ देर बाद उन्हें पेजर के जरिए इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उन्हें कहाँ पर वो ड्रग डिलीवर करना है। निक कहता है कि वो ये काम खुद करेगा लाइक अ प्रोफेशनल, बट जॉर्ज कहता है कि ये काम एडम को करना होगा। इट्स टाइम फॉर हिम टू बिकम अ मैन। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो निभानी भी पड़ेगी। दोनों एडम को लेकर उस लोकेशन पर जाते हैं। एडम ड्रग्स के साथ बिल्डिंग के अंदर जाता है जिसके पीछे पीछे डिमिट्री के आदमी भी उस जगह पर एंटर करते हैं गन के साथ, जहां से फिर फायरिंग की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिसके थोड़ी देर बाद फिर डिमिट्री के आदमी इन पर भी हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए तो पहले ये गाड़ी भगाते हैं और जब वो ऑप्शन ज्यादा देर तक काम नहीं करता तो इन्हें भी लड़ना पड़ता है। दोनों डिमिट्री के आदमियों को मारकर जब उस जगह पर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ बस लाशें ही लाशें बिछी हैं। एडम उन सब मरे हुए लोगों में नहीं होता, मतलब वहां पर कोई ऐसा अभी भी मौजूद है जो कि एडम को प्रोटेक्ट कर रहा है और उन दोनों को भी। वो दोनों एडम को आवाज लगाते हैं जो कि गाड़ी की डिक्की से निकलकर बाहर आता है। जॉर्ज उसे सामान को डिलीवर करने के लिए कहता है और फिर खुद वो उस पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों का इंटेंशन उसे मारने का होता है क्योंकि उसने उनके बारे में बहुत कुछ जान लिया होता है जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होता, पर वो उसे मारने के लिए खुद को मना नहीं पाते। निक शूट तो करता है पर वो ड्रग्स पर शूट करता है ताकि सबको लगे कि वहाँ पर दो गैंग्स के बीच में लड़ाई हुई ड्रग को लेकर। उसके बाद वो एडम को उसके घर पर ड्रॉप करते हैं, उसके डैड से मिलते हैं और फिर वो अगले दिन की सुबह एक कैफे में जाकर साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। ये यहाँ पर एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं बिना खुद का नाम बताए। पर जब जॉर्ज जाने लगता है तो निक कुछ ऐसा कह देता है जो कि जॉर्ज का कोड वर्ड होता है, जिससे उसके दिमाग में ये बात क्लिक कर जाती है और इसलिए वो वापस आकर उससे पूछता है कि उसे किसने हायर किया। नाउ निक को हायर किया होता है उस होटल की मालकिन ने, बट उसे भी तो कहीं से निक का नंबर मिला होगा और अगर वो दोनों एक ही आदमी के लिए काम करते हैं तो उसने एक डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दो टॉप प्रोफेशनल्स को क्यों चुना। नाउ अब इन्हें समझ में आता है कि बात तो कभी भी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की थी ही नहीं, बात तो थी ड्रग को डिलीवर करने की और जिसका वो ड्रग था उसने डिमिट्री को भी खरीद रखा था, इसलिए डिमिट्री ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया जबकि उसके आदमियों को सब कुछ पता नहीं था और इसलिए वो मारे गए। और अब जो भी वो आदमी है वो कोशिश करेगा कि वो उन दोनों को भी रास्ते से हटा दे, जो कि ऐसा करने के लिए कैफे के बाहर अपने आदमियों को भेजता है जिनसे लड़ने के लिए ये दोनों तैयार हो जाते हैं एंड सीन हो जाती है कट। तो आपको क्या लगता है कि कौन होगा इन सब के पीछे? मुझे लगता है कि ये सब इस लेडी का कारनामा होगा। रिमेंबर इसकी आइडेंटिटी क्या थी? शी इज अ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो कि अपनी इमेज को बचाने के लिए ये सब कर सकती है। सेकंड सस्पिशन जाता है इस मिस्टीरियस लेडी पर क्योंकि यही उन्हें ड्रग को डिलीवर करने के लिए फोर्स करती है और अब वो सिर्फ सबूत मिटा रही है। आपको क्या लगता है? टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट। Till then, take care and see you soon.